जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम विज्ञान से संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो आप थोड़ा इसको पूरा देखिए और जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए उन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि विद्युतदर्शी का उपयोग है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, आवेश की प्रकृति का पता लगाना, चालक या अचालक पदार्थ की पहचान करना। तो ये जो तीनों गुण होते हैं यह किसी भी वस्तु के अंदर उसकी विद्युत की दर्शी को दर्शाने के लिए या उसको बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण कैसा होता है? समान होता है, असमान होता है या फिर समान नहीं होता है, चालक पदार्थों पर निर्भर करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी हम कभी बात करें विद्युतीय प्रेरण की तो दो इसमें क्या होती है, कुंडलियां होती हैं और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उन दोनों के बीच में जब आवेश उत्पन्न होता है तो उन दोनों की प्रकृति का जो परिमाण होता है वह हमेशा एक समान होता है। उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊन से रगड़ने पर एबेनॉइड की छड़ धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी। तो बेसिकली जब हम किसी एबेनॉइड की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो एबेनॉइड की छड़ क्या होती है, जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, इस पेन का जो पूरा कवर है यही अपने आप में क्या कहलाता है, एबेनॉइड कहलाता है। तो जब हम इसे ऊन से रगड़ेंगे तो एबेनॉइड की छड़ के ऊपर ऋणावेश और इस ऊन के ऊपर धनावेश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण या धनात्मक आयनों की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के कारण या फिर प्रोटॉनों के कारण। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। हमेशा किसी भी चालक पदार्थ के अंदर धारा प्रवाहित तभी होती है जब उसके अंदर आवेश होता है और आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और इलेक्ट्रॉन यदि हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उस स्थिति पर एक अतिरिक्त गुण आ जाता है। उस वह गुण क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉनों को या तो आप डोनेट कर दो या फिर इलेक्ट्रॉनों को आप रिसीव कर लो। इन दोनों स्थितियों को ही हम क्या कहते हैं, विद्युतीय आवेश कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन अपन डोनेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब वो धन आवेश होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर लेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि और प्रोटॉनों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी। तो ये एक ऋणावेश होगा। तो धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रकार के जो आयन होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, विद्युतीय आवेश कहते हैं। मैंने पीछे आपको एक और बताया था कि जो भी हमारे आवेश होते हैं उनका नामकरण धनावेश और ऋणावेश बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो ये बात भी हमें इसमें याद करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल के द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत वाहक बल, दिष्ट, प्रत्यावर्ती या फिर आंतरिक प्रतिरोध। तो जो भी हमारे पास पूरा परिपथ है, यदि उसके अंदर हम इकाई आवेश को क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, वो भी एक सेल है, तो उसको बोलते हैं अपन ईएमएफ। ईएमएफ और इसी का हिंदी में कहा जाता है विद्युत वाहक बल। ए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक में धारा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? देखिए, धारा तभी उत्पन्न होती है जब उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित हैं तो ही उसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर लगाया जाता है
ऐसे मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, यहाँ दोनों के बीच में अलग अलग विभव दिया जाता है। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट है, तो इन दोनों के अंतर को अपन बोलते हैं विभवांतर। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में आ जाते हैं, ये बात भी सही है। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ दो वेग संबद्ध होते हैं, अनुगमन वेग और माध्य वेग, अर्थात में ये दोनों होते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ है पूर्ण रूप से भिन्न, मतलब ये दोनों वेग आपस में अलग अलग होते हैं, समान होते हैं। और आगे दो ऑप्शन लिखे हैं कि कुछ चालकों में समान और कुछ ही में भिन्न है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में इनमें उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग और माध्य वेग दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी धात्विक चालक के तापमान में यदि हम वृद्धि करते हैं तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान और प्रतिरोध का जो संबंध होता है वह एक दूसरे के समानुपाती होता है। यदि तापमान को बढ़ाओगे चालक पदार्थ के अंदर तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, लेकिन यही चीज़ मान लो अर्धचालक होती तो अर्धचालकों में तापमान को बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोध होती है वो कम होती है, लेकिन चालक पदार्थों में बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओम का नियम सत्य है धातु चालकों के लिए निम्न तापमान पर, धातु चालकों के लिए अधिक तापमान पर, विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित होने पर, या डायोड में से धारा बहने पर। तो ये ओम का नियम जो होता है वो किसी भी धातु चालकों के लिए निम्न तापमान पर ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और इस नियम के अनुसार V समानुपाती होता है I के, जिसमें से V बराबर क्या निकलता है IR। R उसका हो जाएगा प्रतिरोध, V हो जाएगा उसका विभव और I हो जाएगी विद्युत धारा। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले नियम को ही हम ओम का नियम करते हैं, जो कि धातु चालकों के लिए निम्न ताप पर काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व निर्बल हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, ध्रुवता में परिवर्तन होगा, या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें यदि हम चुंबक को गर्म करते हैं, ऊंचाई से फेंकते हैं, या लगातार उस पर बल लगाते हैं, उसको पीटते हैं या तोड़ते हैं, तो उसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म होता है चुंबकत्व वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नीचे फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि ओम का नियम सत्य है, तो ये धातु चालकों के लिए निम्न ताप पे काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह इसके द्रव्यमान के अनुसार परिवर्तित होता है, इसके परिच्छेद के अनुसार परिवर्तित होता है, इसकी लंबाई के अनुसार परिवर्तित होता है, या फिर इसकी लंबाई परिच्छेद और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक परिपथ जिसमें दो अलग अलग प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पीछे मैंने आपको दो तरह के क्रम पढ़ाए थे जब मैंने आपको विद्युत धारा पढ़ाया था। एक था आपका श्रेणी क्रम और दूसरा था आपका क्या समांतर क्रम। ठीक है, तो जब हम समांतर क्रम में हम प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो विभव होता है वह एक जैसा होता है, लेकिन उनके अंदर की जो विद्युत धारा होती है वह अलग अलग होती है। ये बात किसके लिए होती है? समांतर क्रम के लिए। यदि यही चीज़ आती है श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम में विभव का मान अलग अलग होता है और विद्युत धारा का मान एक जैसा होता है। तो ये दोनों बातें दोनों क्रम के लिए आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है। तो बेसिक सी बात है, जब भी हम मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं तो मोबाइल का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो गर्म हो जाता है, चार्जर भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो विद्युत धारा को ग्रहण करके स्वयं को गर्म कर लेता है, जिसे अपन बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे है कि घरों में विद्युतीय परिपथों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत के जो फ्यूज का तार होता है वो किसका बना होता है। तो विद्युतीय फ्यूजों में तार का निर्माण किससे होता है? जस्ता या लेड से या फिर टिन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बेसिकली तो इसमें जिंक और टिन का यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं लेड और टिन का भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए IMP है, इससे आप याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है,
गलनांक उच्च होता है या गलनांक अति उच्च होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हमारे पास घरों में फ्यूज तार लगे होते हैं सर्किट के अंदर, उसका गलनांक हमेशा निम्न होना चाहिए। यदि उच्च हो जाएगा तो वो जो भी हमारे घर का वोल्टेज बढ़ेगा तो उस तार को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए जितने भी फ्यूज तार हैं उनका गलनांक हमेशा उच्च निम्न रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन एलईडी से संबंधित नहीं है। तो एलईडी का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, लाइट इमिटेड डायोड। सही बात है ये, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा इसका, ये पॉइंट सही है। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा की आवश्यकता कम होती है, ये बात भी सही है। एलईडी सीएफएल की अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू उपकरणों जैसे बल्ब, हीटर, पंखा आदि में प्रयोग की जाने वाली जो एसी करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति लगभग होती है। तो जो हमारे घर में मुख्य रूप से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। और कितने वोल्टेज की आती है, तो आंसर हो जाएगा 220 वोल्टेज का। और जो भी हमारे उद्योग होते हैं उनमें 440 वोल्ट का विद्युतीय करंट दिया जाता है, लेकिन घरों की सप्लाई 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। पदार्थ की मोटाई पर, पदार्थ की लंबाई और मोटाई दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो बेसिकली जब भी हम किसी चालक के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा होगी उस पदार्थ की लंबाई और उस पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, या फिर यह एक थर्मोप्लास्ट है। तो ये आपने पढ़ा होगा बैकलाइट के बारे में कि जब इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है कि घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। दूसरा है दोनों ही एक समान अच्छे हैं, ये बात तो नहीं हो सकती। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं, ये बात भी गलत है। सीएफएल बेहतर अच्छा है एलईडी में, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले, सीएफएल के अंदर पारा भरा होता है और आर्गन गैस भरी होती है और साथ में फास्फोर का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये थोड़ी सी इसकी तुलना में क्या होती है, विषैली होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक समान गति करते हुए एक विद्युत आवेश के द्वारा केवल विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, या ए और बी दोनों, इस प्रकार का कोई क्षेत्र नहीं। तो जब भी एक समान गति से कोई भी विद्युत आवेश उत्पन्न होता है गति करता हुआ तो उस क्षेत्र में उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्रों का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन प्राकृतिक चुंबक से संबंधित नहीं है। यह भंगुर होते हैं, मतलब आसानी से टूट जाते हैं, यह अनियमित आकार के होते हैं, इनमें चुंबकत्व कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक चुंबक होती हैं उनके संबंध में ये सारी की सारी बातें सही होती हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ये नहीं होगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो कोई भी चुंबक है उसमें दो ध्रुव होते हैं और जो वो ध्रुव होते हैं वह उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस आधार पे यदि हम बात करें उसके अंदर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो कि इस प्रकार से, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये कौन सा साउथ डायरेक्शन, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती हैं। तो 25वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक टुकड़ों के ध्रुवों की शक्ति क्या होती है।
तो भैया जो भी हमारे पास मान लो घर में चुंबक है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल है, इसको बीच में से यहाँ से काट दें तो दो चुंबक ऐसे बन जाएंगे, ये भी नॉर्थ साउथ होगा और ये भी नॉर्थ। तो उसके ध्रुवों की शक्ति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जो पहले शक्ति थी बाद में भी वही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? यह मुख्य रूप से नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। नरम लोहे से बनने वाली जो चुंबक होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? चुंबक रक्षक भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान कितना होता है? तो जो पृथ्वी से यदि हम ध्रुव से इसका कोण निकालते हैं तो उसका मान निकलता है 90 डिग्री के बराबर। तो इसको आप याद कर लीजिए कि किसी भी चुंबकीय ध्रुव पर उसका जो नमन कोण होता है वह हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उदासीन बिंदुओं पर बी और एच आपस में कैसे होते हैं? तो बेसिकली इनके बीच में एक फॉर्मूला बनता है, बी बराबर एच कोस थीटा। ये एक चुंबक के लिए होता है जिसमें उसका अवनति कोण और नति कोण ज्ञात करते हैं अपन। तो उदासीन बिंदुओं का मतलब होता है कि कॉस का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया 1। तो उस केस में ये दोनों मान आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो आप तो केवल इतना याद रखिए, उदासीन बिंदुओं पर बी और एच दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं और ये चुंबक के लिए निकालते हैं अपन। ठीक है। अगला बिंदु है, किसी स्थान पर पृथ्वी का विद्युतीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। क्षैतिज होने का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ। तो बेसिकली इसको आप देख लीजिए, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसका जो पोल होता है वह नॉर्थ दिशा को दर्शाता है, नॉर्थ पोल, और साउथ वाला दर्शाता है साउथ वाले पोल को। तो ये होगा चुंबक के ध्रुव। ठीक है। तो बीच में से ऐसे एक रेखा निकल के जाती है जिसे अपन बोलते हैं भौगोलिक ध्रुव, या फिर बोल सकते हैं आप उसी को भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है। और ये वाला जो होता है, ये वाला जो निकल जाता है, उसको बोलते हैं अपन चुंबकीय यामोत्तर। तो इन दोनों यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता था उसी को अपन अवनमनीय नति कोण कहते हैं। ठीक है। तो इस केस में जब आपसे पूछा जाए कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है हो जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय निरक्ष पर। ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये वैल्यू कैसी हो जाती है? क्षैतिज, और इस वाले पर कैसी हो जाती है? ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भौगोलिक स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवनति कोण कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक स्थान पर नति कोण का मान 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि बी बराबर क्या था? एच इंटू कॉस थीटा। तो आपको मान किसका निकालना है इसमें? एच का। ठीक है। तो एच का मान निकालना है तो कॉस थीटा को ले जाओ आप उस तरफ, नहीं सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा एच बराबर बी कॉस थीटा। उल्टा हो गया बेटा, ये एच बराबर होगा इसमें बी कॉस थीटा। ठीक है। तो इसमें हमें बी का मान निकालना होता है, तो बी बराबर हो जाएगा एच बटे कॉस थीटा। तो इसमें कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे। कॉस 30 होता है √3/2, तो √3 नीचे आ जाएगा और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें आप तो इसके लिए कि एच बराबर होता है बी कॉस थीटा, जहाँ पर आपका जो बी होता है वह संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है और जो एच होता है वह क्षैतिज घटक को बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आपस में बराबर होते हैं? तो उस स्थान पर उसका नति कोण कितना होता है? तो वह वैल्यू कितनी आती है? 45 डिग्री पर। क्योंकि आप इसमें याद कर लीजिए कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो घटक होते हैं वो जब आपस में बराबर होते हैं तो उनके बीच का जो नति कोण होता है वह 45 डिग्री के बराबर होता है। तो 33वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य कब होता है? तो जब क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव होते हैं उन पर इनका मान कैसा होता है? शून्य हो जाता है। ये मान लो चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है,
और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो उस केस में ये जो क्षैतिज घटक हैं इसके नॉर्थ और साउथ पोल, इन दोनों पर इन घटकों का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक को लौह रेतन अथवा तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता है, तो परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती हैं। लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती हैं तथा सल्फर के बीच चिपक जाते हैं। लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर वाला दक्षिण ध्रुव की ओर, तो ये पॉइंट तो हो गया गलत। लौह रेतन चुंबक के दक्षिण और इस सल्फर के ये वाले भी गलत हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब जो लोहे का चूर्ण होता है और हम क्या ले लें सल्फर का पाउडर, दोनों को यदि चुंबक के पास लेके जाते हैं तो केवल और केवल जो लोहे की जो छीलन होती है, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वह एक समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी चुंबक में उपस्थित उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों की शक्ति का मान एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा खींचेगा और एक कम खींचेगा, दोनों समान रूप से उस लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह अनुभव करेगी, मतलब चुंबक किस प्रकार का व्यवहार करेगी, तो चुंबक एक बल और एक बल आघूर्ण की तरह व्यवहार करेगी। बल आघूर्ण का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाते हैं तो उसका किसी एक दिशा में घूम जाना और आसानी से घूम जाना। जैसे आपने देखा होगा घर में, हमारे घरों के जो गेट होते हैं उनका जो हैंडल होता है वह क्या होता है, उसके एक्सेस से, कब्जे से थोड़ा दूर लगा होता है, तो उसी को अपन कहते हैं बल आघूर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें यदि हम चुंबक के पास लेके जाते हैं तो चुंबक थोड़ा बहुत उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। तीन तरीके से इनको पढ़ा जाता है, एक होते हैं प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय होते हैं और एक होते हैं चुंबकीय। चुंबकीय क्या होते हैं, बहुत जल्दी खींच लेते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित करते हैं और अनुचुंबकीय थोड़ा कम खींचते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बस क्या होगा, तांबा। ये सभी तो खींच लेते हैं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 0.9999 है तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो वह पदार्थ क्या होता है, मुख्य रूप से प्रति चुंबकीय गुण की तरह व्यवहार करता है, और यदि इससे मान ज़्यादा हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है उसका मान होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पदार्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के, देखिए चुंबक को लेके तीन प्रकार के पदार्थों का बताया गया है। पहले होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकशीलता होती है म्यू, इसका मान 1 से छोटा होता है। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इसके लिए चुंबकशीलता का मान 1 से ज़्यादा होता है। और एक और बनता है इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए इसका जो मान होता है वही भी 1 से ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। 0 किसी के लिए नहीं होता है, ना ही 1 के बराबर होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकशीलता का मान सदैव 1 से ज़्यादा होगा, प्रतिचुंबकीय के लिए 1 से कम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थों में होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति का मान कम लेकिन धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता, वही म्यू का पूछ लिया आपसे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 1 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है। तो ऑक्सीजन जो एक प्रकार की गैस है वह मुख्य रूप से एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब थोड़ी बहुत ये चुंबक की ओर आकर्षित होती है और थोड़ी बहुत प्रतिकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय घंटी में आर्मेचर बना होता है, तो किसी भी विद्युतीय घंटी के अंदर नरम लोहे से उसके अंदर के आर्मेचर को बनाया जाता है। आर्मेचर क्या होता है, ऐसा एक प्रकार का क्या होता है,
सिलेंडर के फॉर्म में एक पिंड होता है जिसके ऊपर सारी की सारी कॉइलों को ऐसे लपेटा जाता है और इसमें एक शाफ्ट लगी होती है जिसी के आधार पे क्या होती है, वो ये जितना भी हमारे पास मोटर होती है उसको घुमाया जाता है। ठीक है। अगला दिया है कि विद्युतीय मोटर में किस प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो विद्युतीय मोटर में विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतीय धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में हमेशा जो कुंडली होती है और चुंबक होता है उन दोनों के बीच की जो आपेक्षिक गति होती है वो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो किसी भी विद्युतीय परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त दो उपकरण और होते हैं जो कि आपको इसमें याद रखने होते हैं। एक होता है कि ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा को नापता है उसका नाम क्या होता है, अमीटर। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। ऐसा उपकरण जो विभव को नापता है उसे अपन कहते हैं वोल्ट मीटर। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। और ऐसा यंत्र जो प्रतिरोध को नापता है वह क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु। वो किसको नापता है, प्रतिरोध को। तो ये 3 या 4 तो हो गए हमारे पास, एक गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और व्हीट स्टोन सेतु। तो ये चारों उपकरणों को आप इसमें याद रखेंगे। और गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूल अंतर यह है कि, तो हमें इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। एसी जनित्र में विद्युतीय चुंबक होता है जबकि डीसी में स्थायी होता है, ये बात तो गलत है। दूसरा, एसी जनित्र में सर्पी विलय होता है, डीसी में दिक् होता है, तो ये बात क्या है इसकी सही है। एसी में सर्पिलाकार वृत्त वलय करते हैं और डीसी में एक दीर्घ, सर्पिलाकार का मतलब ऐसे घूमती हो और डीसी में एक सीधी दिशा में घूमती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो मुख्य रूप से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से नापा जाता है। तो विद्युत धारा को नापते हैं अमीटर से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय प्रेस, जलतापक मतलब जो वाटर हीटर होता है, या फिर कक्षताप रूम हीटर जैसे विद्युतीय उपकरणों के संयोजन केबिन में 3 विभिन्न वर्ण लाल, हरा और काला के 3 विद्युतीय रोधित तांबे के तार होते हैं। सही बात है, क्योंकि उनकी जो डोरी होती है उसके अंदर जो प्लग लगा होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक में लाल रंग होता है, एक में काला होता है और एक में कैसा होता है, हरा रंग होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो लाल विद्युतीय तार, हरा निरावेशित तार और काला भूसंपर्कित। लाल निरावेशित या हरा भूसंपर्कित तार या काला विद्युतीय तार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि लाल होता है विद्युतीय तार, हरा वाला होता है इसमें भूसंपर्कित तार, क्योंकि हरा मतलब भूमि संबंधित है, और तीसरा जो काला होता है वह निरावेशित तार होता है। बेसिकली जो भी हमारे घर में उपकरण हैं उनमें जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लाल वाला पॉजिटिव को दिखाता है और माइनस वाला क्या होता है, नेगेटिव को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि जो हमारा लो वोल्टेज एसी होता है उसे यदि हम हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन से उपकरण का यूज़ करते हैं। तो वो उपकरण होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उच्चई ट्रांसफार्मरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं वो बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जितने भी प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं वो हमारे अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो 55वीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्लास में हमने विद्युत धारा और चुंबक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जो कि आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ जो होगी वह आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।